कैसे चली थी। चलो, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है। पहला होता है पूंजीवादी, पूंजीवादी, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट। इसमें ना ज्यादातर चीजें, जो मैक्सिमम चीजें हैं, मैक्सिमम चीजें इस पर गवर्नमेंट यानी सरकार का अधिकार होता है, सरकारी होती है, सॉरी प्राइवेट होती है, ये सारी चीजें, ज्यादातर चीजें क्या होती है, प्राइवेट होती है। दूसरा होता है समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी को अंग्रेजी में कहते हैं सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। इसमें ज्यादातर जो मैक्सिमम चीजें होती हैं उस पर किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का। ट्रेन भी गवर्नमेंट की, हवाई जहाज भी गवर्नमेंट का, स्कूल भी गवर्नमेंट का, सारी चीजें गवर्नमेंट की ही रहती है। और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, इनमें तीनों दोनों होता है, गवर्नमेंट का भी रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा। हमारे यहाँ गवर्नमेंट का भी जहाज, प्राइवेट का भी जहाज, तो गवर्नमेंट का कोनो जहाज नहीं बचा भारत में, सब बेच दिया, एयर इंडिया वगैरह सब चीज। अगला क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए, जब आपको छुआछूत या फिर आप गलत काम करेंगे तो आपको घर, समाज आपको बहिष्कार कर देता है, ना आपके घर से कोई सामान लेता है ना देता है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें आयात और निर्यात पर क्या हो, बैन लगा हो। कहता है ना निर्यात हो सके ना आयात हो सके। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कितना नंबर होना चाहिए भैया, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद, मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में, बीमा राष्ट्रीय IBRD बीमा नियंत्रण बोर्ड हैदराबाद में, भूकंप शोध संस्थान हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। आज देखिए ग्लोबलाइजेशन हो गया है, अब हम लोग यूट्यूब पर बैठ के अमेरिका की चीज को देख सकते हैं, यहां से आप अमेरिका की चीज को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस आप कहीं भी भेज सकते हैं, फोन कहीं भी लगा सकते हैं। अमेरिका की कंपनी भारत में आके सामान बेच रही है, भारत की कंपनी अमेरिका जाके बेच रही है। तो किस पूरी अर्थव्यवस्था के एक में जोड़ दीजिए, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी को विश्व के साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, सभी गरीबों को अधिक, गरीबों में सबसे अधिक गरीब को क्या करना भाई, मदद देना है। अंत्योदय कार्यक्रम में एकदम नीचे जो तबके के हैं। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। कुटीर उद्योग उसे कहते हैं जिसमें परिवार के लोग ही मिलकर कोई काम करने लगते हैं, उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, जैसे चाइना अचानक आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया चाइना, ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए कई चीज पर नहीं, चाइना के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा थे, उसके पास सोना तांबा सब चीज था। पूंजी निर्माण, उसके पास पैसे बहुत ज्यादा आ गए चाइना के पास, उसके पास बाजार बहुत बड़ा हो गया, सामान को पूरी दुनिया में बेचता है। तो अतः ये सारी चीजें चाहिए किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर डी, हम लोग के पास उतना अच्छा बाजार है नहीं, जैसे हमारे पास अफगानिस्तान था बेचने के लिए, अब अफगानिस्तान में हम लोग कुछ बेच नहीं सकते हैं, इस टाइप का सब चीज। अगला, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो हमारे में व्यापार का सर्वाधिक योगदान नहीं है, 17% के आसपास है। व्यापार क्षेत्र, कृषि का भी नहीं है, निर्माण भी नहीं, हम लोग का इस क्षेत्र में तब आ जाएगा, विनिर्माण में भी नहीं आएगा, तब व्यापार में आ जाएगा, क्योंकि हमारा होना चाहिए सेवा सेक्टर। व्यापार किस में आता है, सेवा सेक्टर में, इसमें हो जाएगा व्यापार सेक्टर में। भारत में किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, देखिए गरीबी की संख्या पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, और प्रतिशत पूछेगा तो उड़ीसा। सर्वाधिक चक्रवात आएंगे उड़ीसा, भूखमरी उड़ीसा, बीमारी उड़ीसा, सर्वाधिक मात्रा में बाल शिशु दर उड़ीसा, चक्रवात उड़ीसा, प्राकृतिक आपदा उड़ीसा, कच्ची सड़कें उड़ीसा। तो ज्यादातर चीजें इसमें आती हैं, समझ गया, उड़ीसा परसेंटेज में। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन बनाता है, यूएनओ बनाती है, लेकिन कह रहा है यूएनओ का कौन बनाता है, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी बनाती है, ह्यूमन डी। हिंदू विकास दर का संबंध किससे है, राष्ट्रीय आय से है, राष्ट्रीय आय से हिंदू विकास दर का संबंध, ये हिंदू विकास दर का संबंध राष्ट्रीय आय से। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन
सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। दादा भाई नौरोजी ने ही कहा था, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो प्राथमिक सेक्टर का नहीं है। प्राथमिक सेक्टर में हम प्रकृति की चीजों को शामिल करते हैं, जैसे खेती हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया। द्वितीय सेक्टर में हम कारखाने वगैरह को शामिल करते हैं। तृतीय सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है भारत में। तृतीय सेक्टर में क्या आता है भैया? तो तृतीय सेक्टर में जितनी भी व्यापार वाले दुकान होते हैं, ये सब तृतीय सेक्टर में। जितनी भी नौकरी होती है यानी सर्विस होती है, नौकरी, वो तृतीय सेक्टर में। एजुकेशन जो होता है वो तृतीय सेक्टर में चला जाता है। जितना भी परिवहन का काम होता है, चाहे वो हवाई जहाज हो या कोई भी चीज, इस तृतीय सेक्टर में। जितना भी बैंकिंग और LIC वाली चीजें होती हैं, शेयर बाजार वाली चीजें होती हैं, ये सब तृतीय सेक्टर में चला जाता है। जितने भी संचार के माध्यम होते हैं, जैसे टेलीफोन हो गया, डाक विभाग हो गया, कोरियर हो गया, ये सारी चीजें तृतीय सेक्टर में जाती हैं। तो इसमें हो गया। इसमें तो केवल प्राकृतिक चीजें जाती हैं, जैसे खेती, पशुपालन, खनन, ये सब चीजें। और इसमें निर्माण यानी जहां कहीं भी फैक्ट्री वगैरह होगा, बस वही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। वेरी गुड, आप सब लोग का सही है सी। आप बताएंगे, आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसे शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, वैसे ही आय को शामिल नहीं किया जाता है जो अभी वितरित नहीं हुई है। अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही बाकी है कि किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा। तो अवितरित आय को शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसके शीघ्र पलायन करने की संभावना है, मतलब बहुत ही फ्लोटिंग मनी है, ऐसी मुद्रा को हम हॉट मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट मनी। देखिए, हॉट मनी वैसी मुद्रा को कहते हैं जिसका डिमांड ज्यादा हो, कभी इधर पलायन करेगी, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, हॉट मनी कहा जाता है। जैसे डॉलर, आप किसी भी दुनिया में चलिए, डॉलर लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, इजीली कर लेंगे आपको। वही आप रुपया देखिएगा, जापान में शायद कोई रुपया न ले आपका, इंडोनेशिया में जाएंगे कोई न ले, युगांडा में चले जाए ना, लेकिन डॉलर हर जगह ले लेता है। तो बहुत तेजी से जिसकी पलायन करने की संभावना हो तो डॉलर कहते हैं। और सुलभ मुद्रा बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, जैसे हम भारत के लिए रुपया एकदम इजीली अवेलेबल हो जाता है। दुर्लभ मुद्रा जो बहुत कम मिलती है, जैसे दिरहम, दिनार, ये सब मुद्राएं बहुत कम होती हैं, तो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। स्वर्ण मुद्रा मतलब सोने की मुद्रा होती है भाई, स्वर्ण मुद्रा मतलब सोने की। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अपनी चीजों को सस्ता कर देना। अपनी चीजों को सस्ता कर देना अवमूल्यन कहलाता है। अपनी चीजों को सस्ता करना अवमूल्यन। जैसे अभी के वक्त में $1 जो है वो कितने रुपए के बराबर है? 75 रुपए के बराबर है अभी के वक्त में। ये है नॉर्मल चीज। तो अतः भारत में अगर कोई आदमी आएगा तो वो $1 अमेरिका से लाएगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 75 रुपया। अवमूल्यन के बाद क्या होगा? ये $1 रुपया को क्या किया जाएगा? मान के चलिए 90 रुपया कर दिया, या मान के चलिए 100 रुपया कर दिया। तो देखिए हमारा रुपया कमजोर हो गया कि नहीं? पहले हम 75 लोग मिलके इसको बराबरी का टक्कर देते थे, अब इसी के बराबरी को टक्कर देने के लिए हम 100 लोगों को मिलना पड़ता है। तो जब अपनी रुपया की वैल्यू गिरा दी जाती है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। इससे कई हद तक फायदा भी होता है। विदेशी टूरिस्ट भारत में आने लगते हैं कि भैया 1 रुपया लेके जाएंगे वहां 100 रुपया हो जाएगा, 1 लाख लेके जाएंगे वहां से 1 करोड़ हो जाएगा। इस टाइप का बहुत फायदा होता है। तो अवमूल्यन क्या होता है? स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी। गलत है। स्वदेशी मुद्रा के बदलाव में नई मुद्रा जारी करना, ये तो डिमोनेटाइजेशन होता है। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य घटा देना, ऑप्शन नंबर ए। इससे फायदे भी होते हैं, घाटे भी होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। इसके कितने कार्यालय हैं? तो 4 अलग अलग कार्यालय हैं। आरबीआई की स्थापना आप बताएंगे कब हुआ था? बताइए भाई, नहीं बताएंगे तो हम आई हेट यू बोल देंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला, बैंक नोट प्रेस। कौन सा प्रेस भाई? बैंक नोट प्रेस।
बैंक नोट प्रेस और करेंसी नोट प्रेस दो ठो भारत में है। बैंक नोट प्रेस जो है वो देवास में है, मध्य प्रदेश में। बैंक नोट प्रेस है देवास यानी मध्य प्रदेश में। और यहां के अलावे एक और नासिक में है करेंसी नोट प्रेस। तो करेंसी नोट प्रेस कहेगा तो नासिक में है, करेंसी नोट प्रेस कहेगा तो नासिक में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, बिहार वाला बी। समझ में गया? नोएडा में सबसे मॉडर्न है, सबसे मॉडर्न ढंग का है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर कह रहा है भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसे है? देखिए, सिक्का जारी करने का अधिकार टोटली वित्त मंत्रालय को। कॉइन जारी करता है वित्त मंत्रालय, और 1 रुपया का नोट, 1 रुपया का नोट ये कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करेगा 1 रुपया का नोट। और बाकी सिक्के और 1 रुपये से ऊपर की वैल्यू आरबीआई करती है। और आरबीआई के पास टोटल नोट छापने के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस है। अगला, बैंक दर क्या होता है? कह रहा है कि बैंक रेट क्या होता है? बैंक दर वह दर है, ध्यान से समझिए, आरबीआई जो है ये बैंकों को भी लोन देती है। मान के चलिए पंजाब बैंक को खर्चा बढ़ गया तो वो लोन दे देगी, सेंट्रल एसबीआई को हो गया तो लोन दे देगी, सेंट्रल बैंक को हो गया तो लोन दे देगी, यूको बैंक को हो गया तो लोन दे देगी। तो आरबीआई भी इन लोगों को लोन देती है। तो जब आरबीआई इन लोगों को लोन देती है तो ये अलग अलग रेट पर देती है। 1 दिन के लिए देगी तो मिनिमम स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ पे देता है। 2 से 14 दिन के लिए देगा तो रेपो रेट पर देगा। 14 दिन से ज्यादा के लिए देगा तो बैंक रेट पर देगा। बैंक रेट पर देखिए, आरबीआई लोन देती है बैंकों को, आरबीआई लोन देती है बैंकों को। ये बैंक को अगर 1 दिन के लिए लोन दिया तो वो उस ब्याज दर को कहते हैं एमएसएफ। 2 से 14 दिन के लिए लोन दिया तो उस ब्याज दर को कहते हैं रेपो रेट। और 14 दिन से ज्यादा के लिए दिया तो उसे कहते हैं बैंक रेट। क्या कहेंगे? बैंक रेट कहते हैं। तो आप बताइए, बैंक रेट हो गया या रेपो रेट हो गया, यह वह रेट है जिस रेट पर बैंक आरबीआई इन बैंकों को क्या देती है? ब्याज। अब ये बैंक लोन देते हैं किसको? जनता को देते हैं, जनता को ये देते हैं। तो ये देते हैं प्राइमरी लैंडिंग रेट, प्राइमरी लैंडिंग रेट, या फिर देते हैं बेस रेट। तो जनता को कितने रेट पर ब्याज मिलता है? बेस रेट पे। सबसे कम ब्याज होता है बेस रेट, अपने फेवरेट ग्राहकों को देती है बैंक। और एक होता है प्राइमरी लैंडिंग रेट पीएलआर, इससे जनता को लोन मिलता है। और इन लोगों को लोन कैसे मिलता है? तो इन लोगों को लोन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? अगर कम समय के लिए चाहिए तो एमएसएफ ले लो। एमएसएफ में क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ 1 दिन के लिए लोन देगा। रेपो रेट पर लेना है तो रेपो रेट पर 14 दिन के लिए लोन देगा। और अगर बैंक रेट पर लेना है, बैंक रेट पर, तो इससे 14 दिन से ज्यादा के लिए लोन देगा। 14 दिन से ज्यादा के लिए। कह रहा है कि बताइए बैंक रेट क्या है? ये वाला रेट है। कह रहा है बैंक अपने उधारकर्ताओं को ऋण देता है। भैया ये तो उस पे देता है बैंक। बैंक जमाधारियों को स्वीकार करता है, गलत है। बैंक अपने ग्राहकों को बिल डिस्काउंट देता है, गलत है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को विनिमय बिल डिस्काउंट देता है। आरबीआई से ऋण जमाधारियों को स्वीकार करता है। आरबीआई ये होगा, देखिए आरबीआई बैंकों के विनिमय बिल, मतलब वही है, लोन देता है, डिस्काउंट करता है वाणिज्यिक बैंकों को एक मिनिमम ब्याज दर पर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? डबल साउंड आ रहा है सर। डायरेक्ट हम लोग आरबीआई से लोन नहीं ले सकते, नहीं डायरेक्ट नहीं ले। ई कर रहा है आरबीआई ऋण से जमाधारियों को स्वीकार करता है, ऋण से जमाधारियों को नहीं। भाई ये वाणिज्यिक बैंक को देता है। आंसर नंबर डी।